हेलो एवरीवन, ये है यूपीएससी 2025 का पेपर प्रीलिम्स का और ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से इस बुक से एनसीईआरटी से यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन जैसे दिए गए वैसे के वैसे क्वेश्चन उतार के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में आपको दे रखे हैं। और यूपीएससी 2024 का जो पेपर है उसमें लगभग 8 क्वेश्चन थे इसी बुक से 11th क्लास की एनसीईआरटी से। और इस बार 2025 के अंदर यहाँ से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बाइबल के रूप में है। और जो स्टूडेंट इस बार कह रहे थे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो जरा एक बार इसको देख लेना। और साथ ही ये पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी 2024 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे पहले भी एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट इसी बुक से आते हैं, तो मैंने फुल डिटेल्स में ऐसे ही आपके सामने एनसीईआरटी बुक रख के समझाया कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आपको ये ब्लंडर नहीं करना कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। एक ये एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे जरा सा भी भूल कर छोड़ मत देना। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों में बनते हैं। तो ये है यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन। तो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर। और ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स। ये बी सेट है, ये देख लेना आप। यहाँ से बी सेट का पेपर है जिसमें जियोग्राफी के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 बी सेट से, जिसमें आप सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप विस्थापन की घटना के साक्ष्य है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि ब्राजील तट की प्राचीन सेलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन सेलों की मेखला से मिलती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है घाना के सवर्ण नीचे ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है यह ज्ञात है कि भारत के गोडावन अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया और ये यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश। तो आप इंग्लिश वाले भी यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रोक कर वीडियो को देख लेना। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन 45 नंबर सेट बी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर का जियोग्राफी एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो ये है एनसीईआरटी 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और इसमें पेज नंबर है 32। इसमें सबसे पहले पेज नंबर 32 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये पीछे रह गया। ये देखिए महासागरों और महाद्वीपों का वितरण वाले चैप्टर 4 के अंदर ये सेम क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये सेम क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए टिलाइट वाले में और प्लेसर निक्षेप यहाँ पे दे रखा है। पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है यहाँ पे ब्राजील तट की प्राचीन सेलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन सेलों की मेखला से मिलती है। ये देखिए आप महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता वाले पैरा में देखिए कि ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले प्रारंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इन समय से पहले महासागर की स्थिति वहां नहीं थी। तो पहली स्टेटमेंट है जो सेम दे रखी है कि ब्राजील तट की प्राचीन सेलों की मेखला और पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन सेलों की मेखला समान है, मिलती है आपस में। तो हाँ ब्राजील और अफ्रीका तट की पर सेम है दी गई है जो स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सेम दे रखी है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए घाना के सवर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं और जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे दे रखा है प्लेसर निक्षेप वाले में घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति के व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति आश्चर्यजनक है तथा सोना युक्त सिराएं ब्राजीलिया में पाई जाती है। तो घाना के सवर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं और जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित है। तो ये यहाँ पे सेम दे रखा है। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि भारत के गोडावन अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 गोलार्ध प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है सेट बी का। आपके मेरी ये एनसीईआरटी की बुक दिखा रहा हूँ मैं, इसमें पेज नंबर 32 पे दिखा रहा है। ये आप देख लेना टिलाइट और प्लेसर निक्षेप और महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता वाले आपके इन 3 पैरा में आपका आंसर दिया गया है बस। और ये है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण 4th चैप्टर में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है क्वेश्चन क्या है ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा
विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड से लग रहे हैं, बट आपने अगर थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को समझाया तो आप इजीली 1 मिनट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहाँ पे है। तो ये देखिए एनसीईआरटी की जलवायु वाली इकाई में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, इस मेरी वाली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 दे रखा है और पेज नंबर है यहाँ पे 82। पेज नंबर 82 है। आप यहाँ पे देखिए धूल कण वाले पैरा में जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है उसको पहले आप यहाँ देखिए कि धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी सवनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होती है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्रह केंद्र की तरह कार्य करती है, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए सूखी हवा के बारे में यहाँ पे दे रखा है और धूल कण और वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होती है। ये भी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे धूल कण वाले इतने से आपके पैरा में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 सेट का 46 एनसीईआरटी के अंदर। और इसका आंसर भी तो आपको पता चल गया, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 47 नंबर। लगातार क्वेश्चन दे रखे 20 सेट के अंदर 45, 46 और 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। पहली स्टेटमेंट ये यहाँ पे देखिए, ये पढ़ रहा हूँ मैं। सेकंड स्टेटमेंट है जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली हुई और इंग्लिश वाले यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये रहा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इससे। तो मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जलवायु वाली इकाई दिखाई थी, इसी के अंदर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन का आंसर, जो कि दिया गया सौर विकर्ण उष्मा संतुलन एवं तापमान वाले चैप्टर में। इस एनसीईआरटी में अध्याय 9 दिया गया, आपकी एनसीईआरटी वाली में अलग हो सकता है। और पेज नंबर यहाँ पे 88 और 89 दिया गया है। ये देखिए ये रहा पेज नंबर 88। यहाँ पे नीचे आइए और ये पूरा मैप दे रखा है भूपृष्ठीय वायु तापमान का वितरण का, जुलाई का और जनवरी का। यहाँ पे भूपृष्ठीय वायु तापमान वितरण थोड़ा सा पे आपने मैप को इसको भी आपने पढ़ा है तो भी आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से तापमान का वितरण वाले से। यहाँ पे आप देखिए उत्तर की ओर मुड़ जाती है, सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम होता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे आप देखिए, तो इस पूरा इतने से पैरा को आप पढ़कर इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। और वैसे भी ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। और जो पहले वाले मैंने 2024 के या उससे पहले के मैंने पूरी एक वीडियो या आप वीडियो जो देख रहे हो यहाँ से, और आप पहले वाले क्वेश्चन भी आप वहाँ से जाकर देखना कि कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है अगर आपको यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लंडर होगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को स्किप करके बड़ी बड़ी बुक्स पे रिलाई कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ी गलती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि 3 क्वेश्चन से क्या होता है, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपकी सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ने से आ रहे हैं, जहाँ से आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हो कि जहाँ से आप एक क्वेश्चन को ढूंढते रहते हो। तो एक ये बेसिक सोर्स है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। हम जो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बल्कि जो बेसिक सोर्स होती है एनसीईआरटी वगैरह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, मैंने पहले भी बताया कि वहाँ से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी एग्जामिनर। तो इस बार सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, पिछले साल ज़्यादा थे। नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर क्या पता फिर से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए इसी एनसीईआरटी से, तो छोड़ना मत इसको।